हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका E2E क्लासेस में, जहां पे आज हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग मैथ में क्लास 10 का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोगों ने आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो हम लोग क्लास 10 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। ठीक है ना, तो चलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम लोग थोड़ा सा एक ओवरव्यू हम आप लोग को दे देते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग को एक इक्वेशन दिया हुआ होता है और उस इक्वेशन में दो वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक इक्वेशन का फॉर्म है। ठीक है, जनरल फॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को दो वेरिएबल दिख रहा होगा, एक वेरिएबल आप लोग को x दिख रहा होगा और दूसरा वेरिएबल आप लोग को y दिख रहा होगा। ये क्या है, ये वेरिएबल्स है। ठीक है ना, तो ये दो वेरिएबल है ना, तो इस तरह का इक्वेशन क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कहलाएगा। ठीक है, और एक बात का आप लोग ना ध्यान रखिएगा कि ये जो वेरिएबल है ना उसका डिग्री 1 होना चाहिए, मतलब उसके पावर पे 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए आप x का पावर कुछ नहीं है, जब x किसी भी नंबर का पावर कुछ नहीं होता है या किसी भी वेरिएबल का पावर एक्सपोनेंट कुछ नहीं होता है, उसका मतलब होता है वहाँ पे हमेशा 1 रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ x का पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ y का पावर कुछ नहीं है 1 है, तो जब डिग्री 1 हो तब वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है ना, तो जब डिग्री भी 1 हो, ठीक है, तो अगर ये दोनों केस हो रहा है तब हम लोग उस इक्वेशन को क्या कह सकते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है ना, और एक बात याद रखिएगा कि कौन सा इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा, अगर किसी नंबर का जो है ना वेरिएबल रूट में हो। ठीक है ना, अगर कोई वेरिएबल रूट में हो या फिर ये रूट अगर वेरिएबल के आगे आता है तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा। तो या अगर कोई वेरिएबल फ्रैक्शन में हो तब हम लोग क्या बोलेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं 2x + 3y + 7 = 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो हाँ जी, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ x और y है और x का डिग्री भी 1 है, y का डिग्री भी 1 है, मतलब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया ना, और ये इस फॉर्म में भी है, तो इसका मतलब है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। अगर एक क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है 4x - 3y = 7, अगर कोई इक्वेशन इस तरह से लिखा हुआ है तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो जी हाँ, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। क्यों है? क्योंकि ये इसी का फॉर्म में है। अगर आप इसको सजाओगे ना तो देखो आप इसी के फॉर्म में ये आएगा। ठीक है, इस 7 को उधर भेज दोगे तो देखिए माइनस प्लस वो मैटर नहीं करता है। ठीक है ना, बस वेरिएबल होना चाहिए 2 और उस वेरिएबल का कोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब उस वेरिएबल का जो पावर है वो 1 होना चाहिए। ठीक है ना, और एक बात याद रखिएगा कि एक साथ ये b और a जो कि कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल के आगे नंबर रहता है ना उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे x है तो x का कोफिशिएंट क्या है, a है, और यहाँ पे y है, y का कोफिशिएंट क्या है, b है, और जो c है जिसपे कोई भी वेरिएबल नहीं होता उनको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो दोनों कोफिशिएंट है ना वो एक साथ 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर दोनों कोफिशिएंट एक साथ 0 हो जाएगा तो सिर्फ हम लोग का एक कांस्टेंट टर्म बचेगा। जैसे मान लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ax है ना, a 0 हो गया तो a 0 हो गया तो a 0 × x हो गया। अगर b भी 0 हो गया तो 0 × y हो गया, और प्लस सिर्फ c बचा = 0। अब यहाँ देखिए 0 × x तो 0 हो जाएगा और 0 × y भी 0 हो जाएगा, और यहाँ सिर्फ c = 0 बच जाएगा। मतलब ओवरऑल मेरा क्या निकल गया, c = 0 निकल गया। तो ये इसको तो आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोलोगे ना, क्योंकि यहाँ पे तो दो वेरिएबल है ही नहीं मेरा, वहाँ पे तो सिर्फ एक कॉन्स्टेंट टर्म है, तो हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, तो एक साथ दोनों कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और आप लोग बताना कि वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है। ठीक है ना, अभी हम लोग सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ही बात कर रहे हैं, अभी पेयरिंग का बात नहीं कर रहे, वो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आप लोग, जैसे हम एक इक्वेशन लिखते हैं 3x² + 4y = 9। क्या बताइए आप लोग कि क्या ये मेरा लीनियर इक्वेशन है?
क्या ये मेरा लीनियर इक्वेशन है? तो नहीं, ये मेरा लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 चला गया जो कि x का है, x का यहाँ पे डिग्री 2 चला गया ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है? ये नहीं है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो क्लियर है आप सभी को? हाँ, और अगर कुछ इक्वेशन, एक इक्वेशन और ले लेते हैं जो इस तरह से है। मान लेते हैं कि x प्लस रूट वाई इज इक्वल टू 7, क्या ये है लीनियर इक्वेशन? तो नहीं, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल मेरा रूट पे चढ़ गया, और अगर रूट उस तरफ अगर हम लोग भेजेंगे तो वो हाफ बन जाएगा ना, वो क्या बन जाएगा? ये 1/2 बन जाएगा। और जैसे कि पता है वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए और वेरिएबल हाफ में नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो मेरा क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन वो नहीं होगा, ठीक है ना। बात क्लियर है यहाँ तक? तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप लोग को समझ में आया? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, समझ में आया? अब हम लोग बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है, लेकिन वो पेयर में, जैसे पेयर ऑफ शूज होता है, पेयर ऑफ हैंड्स, हैंड्स हाथ दो रहता है ना, ठीक है, हाथ हम लोग का दो है, ठाकुर का तो हाथ नहीं है, ठीक है, हम लोग के पास दो हाथ है। हम लोग शूज़ भी लेते हो तो पेयर में रहते, ऐसा नहीं कि एक पैर में कोई दूसरा शूज़, दूसरे पैर में कोई दूसरा शूज़, वैसे आज का फैशन हो गया है, तो वह बात की बात है। चलिए, तो यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा ना, कि दो इक्वेशन होगा, ठीक है, और उस दो इक्वेशन का वेरिएबल भी सेम होगा, ठीक है ना। उसके कोफिशिएंट सेम हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, बस वेरिएबल सेम होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि इक्वेशन लिखते हैं हम, ठीक है, जैसे 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और एक लिखते हैं 8x प्लस 6y इज इक्वल टू 13, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखा कि ये दो इक्वेशन तो लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये दो इक्वेशन में आप लोग ध्यान से देखो कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। इसका मतलब है कि दोनों इक्वेशन के जो वेरिएबल है वो सेम है। तो इस तरह के जो दो इक्वेशन होंगे ना, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहलाते हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पे गौर करिए जो हम आप लोग को समझा रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन है ना, तो ये क्या हो गया? पेयर हो गया। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोले? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इसमें दो वेरिएबल है तो टू वेरिएबल। तो ये इसका एक जनरल फॉर्म होता है, ठीक है, इसी फॉर्म में ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, ठीक है, पेयर मतलब। और यहाँ पे आप देखो ये x का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 है, और इस x का जो कोफिशिएंट यहाँ पे a2 है, इस y का कोफिशिएंट यहाँ पे b1 है, और इस y का कोफिशिएंट यहाँ पे b2 है, और c1 और c2 हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है ना। तो ये हुआ एक जनरल फॉर्म, ठीक है। अगर हम इसका डेफिनेशन का बात करें तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज सेड टू बी फॉर्म अ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस, ठीक है ना। क्लियर है सभी को? ये जनरल फॉर्म होता है। ये कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया सभी का? चलिए अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। जो एक इक्वेशन होता था ना, तो अब उस इक्वेशन का ना हम लोग तीन तरह से सॉल्यूशन निकालेंगे। मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू हम लोग तीन मेथड से निकालेंगे। पहला मेथड होगा हम लोग को ग्राफिकल मेथड, दूसरा होगा एलिमिनेशन, तीसरा होगा सब्स्टिट्यूशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी एक मेथड होता है जो कि आप लोग के सिलेबस से कट चुका है, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग बस ये तीन मेथड के ही बारे में जानेंगे, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो हम लोग सबसे पहले ग्राफिकल मेथड के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले आप ये जान लो कि सॉल्यूशन क्या है, मतलब कैसे निकलेगा सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन दिया हुआ हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें से x का वैल्यू और y का वैल्यू हम लोग को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, और वो x और y का वैल्यू जब हम लोग को सॉल्व करके मिल जाएगा, ठीक है, तो अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वही है मेरा x का वैल्यू और वही है मेरा y का वैल्यू। तब हम लोग उस x और y के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करके देखेंगे। अगर पुट करने से यहाँ पे ये आ जा रहा है, ये जो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है, ठीक है, वो आ जा रहा है, तो हम लोग का x और y का वैल्यू क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ पे x 2 है और y 1 है। चलिए पुट करके देखते हैं क्या ये x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं
और यहाँ पे हम 1 रखते हैं, तो देखिए 2 + 1 क्या हो गया, 3 आ गया ना। इसका मतलब है कि ये x और y सेटिस्फाई कर रहा है पहले इक्वेशन को, अब क्या दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चलिए देखते हैं। x का वैल्यू 2 है ना, तो यहाँ पे 2 × 3 कितना हो गया 6 माइनस, और यहाँ y 1 है ना, तो 2 1 जा 2, देखिए माइनस करिए 4 आया। मतलब ये जो है x = 2 और y = 2, ये दोनों वैल्यूज जो है वो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये x = 2 एंड y = 2, वो क्या होगा, वो हम लोग का सॉल्यूशन हो जाएगा, वो इस लीनियर इक्वेशन का क्या हो जाएगा, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यही होता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। क्लियर है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन आएगा, कभी कभी एक से ज़्यादा भी आ सकता है, और कभी कभी तो हम लोग को सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो उसी से रिलेटेड हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है ना, कि अगर कोई हम लोग को लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, मतलब 2 इक्वेशन दिया हुआ है, और उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग का क्या मिलता है, वैल्यू, मतलब सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, अगर एक सॉल्यूशन मिले या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिले, सॉल्यूशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सॉल्यूशन मिल जाता है तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट सिस्टम, जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन तो हम लोग को मिल जाए, मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू ये दोनों हम लोग को मिल जाए, तो उस तरह का सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, कंसिस्टेंट सिस्टम। और जिसमें सॉल्व करने के बाद ना ही हम लोग को x का वैल्यू मिल रहा है और ना ही हम लोग को y का वैल्यू मिल रहा है, मतलब x और y दोनों का वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है ना, जिसमें हम लोग का एक भी सॉल्यूशन ना मिले। ठीक है ना, जिसमें क्या हो, एक भी सॉल्यूशन हम लोग को ना मिले, तो उस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब हम लोग जब सॉल्व करेंगे कोई भी क्वेश्चंस को, तो हम लोग को ग्राफ बनाने दिया जाएगा, और उस ग्राफ के मदद से हम लोग का क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा, जो कि x का वैल्यू और y का वैल्यू सॉल्यूशन निकलेगा। अब आपको ग्राफ 3 तरह से बनते हुए दिख सकते हैं। पहला आपको क्या दिखेगा कि जो 2 इक्वेशन का ग्राफ है ना, वो आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको पहला इस तरह का ग्राफ मिलेगा कि 2 लाइन क्या कर रहे हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो यहां देखिए ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है ना कि जब 2 लाइन जितने भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट उनका सॉल्यूशन होगा। मतलब यहाँ पे ये 2 जो इक्वेशन के ग्राफ है, जो 2 इक्वेशन के ना ये लाइन है, वो दोनों एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका जो सॉल्यूशन निकल रहा है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ये क्या है, जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो सॉल्यूशन निकला वो एक ही निकल रहा है ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, कंसिस्टेंट पेयर बोले। इसको हम लोग क्या बोले, कंसिस्टेंट पेयर बोले। और इस तरह का जो ग्राफ है वो हम लोग को मात्र एक सॉल्यूशन देगा, इसीलिए हम लोग उस सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। हम लोग उस सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग याद रख लीजिए कि जब भी ग्राफ इस तरह से बने तो वो हम लोग को हमेशा एक सॉल्यूशन देगा, ओनली 1 सॉल्यूशन देगा, ओनली 1 सॉल्यूशन देगा, जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है ना, यहां तक सभी को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक क्वेश्चन आपको दिया जाए और उसका ग्राफ आप लोग जब बनाए, वैसे ग्राफ बनाना हम सिखाएंगे आप लोग को, और उसका ग्राफ आप जब बनाए तो आपका कुछ इस तरह से ग्राफ बना। दरअसल आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे एक ही यहाँ पे लाइन है, तो जी नहीं, यहाँ पे एक तो लाइन है, उसके ऊपर एक और लाइन है। ठीक है ना, उसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर एक और लाइन है। ठीक है, इसके मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। जब 2 लाइन आपस में कोइंसाइड हो, ठीक है, एक दूसरे पे, इसका मतलब है सोचो आप ये हर जगह टच कर रहे होंगे, है ना, हर जगह कितनी बार ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। ये 2 लाइन आपस में इस तरह से है, तो ये हर पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है जो इसका सॉल्यूशन निकलेगा वो बहुत निकलेगा।
ठीक है ना, इसलिए कम से कम इसका सॉल्यूशन तो निकला। तो जब सॉल्यूशन निकला तो ये कंसिस्टेंट पेयर कहलाया, ठीक है, और इसका बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेगा। इसीलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना, हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हम लोग इस ग्राफ को बोलते हैं जो ग्राफ हम लोग को इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा ग्राफ, जो कि आपको इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा ग्राफ मिले जब मतलब एक इक्वेशन का ग्राफ और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों ग्राफ के लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं किए, कहीं भी ये दोनों आपस में टकराए नहीं, इंटरसेक्ट नहीं किए। इसका मतलब है कि जब तक ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक ये सॉल्यूशन नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि इसने सॉल्यूशन नहीं दिया, ठीक है ना, इसने क्या हुआ, सॉल्यूशन नहीं दिया। तो जब सॉल्यूशन नहीं दिया तो ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा, ठीक है। जब इसने सॉल्यूशन नहीं दिया तब ये जो पेयर हो जाएगा वो इनकंसिस्टेंट पेयर हो जाएगा, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे हम लोग, नो सॉल्यूशन। तो हम लोग तीन चीज देखे, एक देखे यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो एक पॉइंट पे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होगा, जब एक लाइन के ऊपर एक लाइन हो, को इंसाइड कर रहे हो। और नो सॉल्यूशन कब होगा, जब दो लाइन आपस में पैरेलली शो हो रहे हो, ठीक है ना, तब हम लोग उस के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर है आप सभी को यहां तक। अब हम लोग आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फाइनली जो हम लोग का इंट्रोडक्शन था वो खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। मतलब ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ना, इसको सॉल्व करना है ग्राफ की मदद से, ठीक है ना। चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए, सीख लीजिए कैसे सॉल्व करते इस चीज को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग को प्लॉटिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग को वैल्यूज चाहिए ना, x के कुछ वैल्यूज चाहिए, y के कुछ वैल्यूज चाहिए, तो हम लोग उसके कुछ वैल्यूज निकाल लेंगे। तो जैसे हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यूजिंग इक्वेशन 1 हम लोग इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं, जो कि है हम लोगों का x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है, ये है। अब एक काम करिए, इस 2y को उस तरह भेज दीजिए, क्योंकि हम लोग को एक वेरिएबल को अलग रखना है, जो आपको दोनों में से आसान लग रहा हो कि आप या तो y को रख लो इस तरफ या x को रख लो, जो आपको आसान लगे आप उसको एक तरफ रख लो, बाकी सबको आप उस तरफ भेज दो। तो यहाँ पे x मैंने रख लिया और इस 2y को उस तरफ भेज दिए, तो ये 5, ये माइनस 2y उधर जाके प्लस 2y हो गया, ठीक है। तो ये x का वैल्यू हम लोग को निकल गया। अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर हम y का वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं तो ऑटोमेटिक हम लोग का x का वैल्यू खुद ब खुद निकलते जाएगा, और जो कि हम लोग को ऐसा ही करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। और इसमें कम से कम आपको मिनिमम 3 वैल्यूज तो आपको निकालने ही होंगे, है ना, 3 वैल्यूज तो आपको निकालने ही होंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग कि अगर हम y का वैल्यू पुट करें अपने मन से कुछ भी, और ऐसे भी आप लोग को भी अपने मन से कुछ भी वैल्यू पुट करना है, और ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे आप उसको ग्राफ में आसानी से प्लॉट कर सको, ठीक है ना, और ज़्यादा वो कैलकुलेटिव भी ना हो, ठीक है ना, मतलब आसानी से कैलकुलेट हो जाए। चलिए अब यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, अगर हम y का वैल्यू 0 रखते हैं तो देखिए x क्या आएगा, है ना, देखते हैं। चलिए व्हेन अगर हम लोग y का वैल्यू 0 रखते हैं तब x क्या हो जाएगा, x क्या है मेरा 5 प्लस 2y है ना, तो 5 प्लस 2 इंटू वाई का जगह 0 लिख दिए, तो x क्या आ गया, 2 इंटू 0 मतलब 0, तो सिर्फ 5 आ गया, है ना, सिर्फ क्या आ गया, 5 आ गया। मतलब जब हम y 0 लिए तो x क्या निकल गया, x 5 निकल गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक वैल्यू तो निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं व्हेन y इज इक्वल टू, अब बताओ अब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे
कि हम लोग का जो x है वो देखिए वैल्यू तो निकल जाएगा, लेकिन हमको क्या है ना कि वो छोटा वैल्यू रखना है, ठीक है, वो छोटा वैल्यू लाना है ताकि हम उसको आसानी से ग्राफ में प्लॉट कर सकें। अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और +5 7 आ गया, तो 7 शायद छोटे कॉपी में ग्राफ में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा ना, तो अगर मतलब प्लस में रखने से बड़ा वैल्यू आ गया ना, अगर हम माइनस में रखें तो ठीक है, जैसे यहाँ पे y की जगह -1 रखे तो शायद छोटा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना, तो हम लोग वही करेंगे, ठीक है। तो व्हेन y इज इक्वल टू -1, जब y -1 लेते हैं तो x क्या आ गया, यहाँ देखिएगा आप लोग, तो x क्या आ गया यहाँ पे, x इज इक्वल टू 5 + 2y था ना, तो x इज इक्वल टू 5 + 2 और y की जगह पे -1 हम लोग प्लॉट कर दिए, पुट कर दिए, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू यहाँ देखिए 5 का 5 हो गया और ये प्लस माइनस माइनस हो गया और 2 1 जा 2 हो गया, तो 5 में से 2 गया तो कितना आ गया, 3 आ गया ना, मतलब x हम लोग को 3 मिल गया। जब y हम लोगों ने -1 रखा तो x क्या निकल गया, 3 निकल गया। तो ये दो वैल्यूज हम लोग को मिल गए x और y के। अब तीसरा भी चाहिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, व्हेन y इज इक्वल टू, देखिए माइनस में रखे तो वैल्यू छोटा आया ना, तो अगर हम इस बार भी माइनस में रखते हैं, मतलब y इज इक्वल टू -2 रखते हैं, तब x क्या निकल जाएगा, देखिए x इज इक्वल टू, यहाँ पे x क्या निकाल के रखे 5 + 2y, तो 5 + 2 y की जगह क्या पुट कर देंगे, -2 पुट कर देंगे, तो x क्या निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 5, ये प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में है, तो x क्या निकल गया, 1 निकल गया, ठीक है ना, x 1 निकल गया जब y -2 लिए, तो जब y -2 लिए तो x क्या निकल गया, 1 निकल गया। तो ये हम लोग का फाइनली ये क्या निकल गया, हम लोग का x और y का एक सिस्टम का सॉल्यूशन निकल गया, जो कि 3 सॉल्यूशन निकला है, ठीक है ना। तो ये तो क्या निकला, सिर्फ पहले इक्वेशन निकला, वैसे ही सेम काम हम लोग इस दूसरे इक्वेशन में भी करेंगे, ठीक है ना। तो यूजिंग इक्वेशन 2, देखिए दूसरा इक्वेशन को यूज करते हैं, तो दूसरा इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y इज इक्वल टू 10, 2x + 3y इज इक्वल टू 10, ये है ना दूसरा इक्वेशन। चलिए अब इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे ना, x अकेला कर देंगे, ठीक है, आप y को भी अकेला कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, तो हम लोग x को अकेला कर देते हैं, ठीक है। तो ये +3y उस तरफ चला गया तो 10, ये प्लस उधर जाके -3y हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए x एकदम अकेला होना चाहिए, ठीक है ना, x के साथ कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इस 2 को भी उस तरफ भेज देंगे। तो देखिए ये 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उस तरफ जाके क्या हो गया, ये उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का वापस से x का वैल्यू निकल गया, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग का वापस से x का वैल्यू निकल चुका है। अब यहाँ पे y का वैल्यू सेम हम लोग पहले की तरह पुट करेंगे। अब बताओ आप लोग कि y का वैल्यू क्या रखेंगे कि x का वैल्यू हम लोग का एक नॉर्मल आसान सॉल्यूशन आए, ठीक है ना, आसान वैल्यू आए। तो एक बात तो याद रखना कि जब भी फ्रैक्शन में अगर कुछ इस तरह का आ जाता है ना, तो आप लोग y का वैल्यू वही लेना कि आपका x का वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन में ग्राफ में प्लॉट करने में आपको दिक्कत आएगा, तो आप कोशिश करना फ्रैक्शन से बचने का, ठीक है, और आपको वो सॉल्यूशन मिलेगा, बिना फ्रैक्शन वाला सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है ना, जैसे हम आपको करके दिखाते तब आप लोग को समझ में आएगा। जैसे अब यहाँ पे वापस से हम एक टेबल बना देंगे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग कम से कम मिनिमम 3 वैल्यू तो लेंगे ही, तो x और y, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब यहाँ पे हम लोग y का वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम y का वैल्यू 0 रखते हैं, ठीक है ना, अगर हम y का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, बचा सिर्फ 10/2, 2 के टेबल में 10 कट गया 5 बार में, मतलब हम लोग का क्या आ गया, हम लोग का फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं आया, ठीक है ना, हम लोग का फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं आया, जो कि हम लोग को यही तो चाहिए था ना, हम लोग को तो यही चाहिए था कि फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। चलिए तो हम लोग क्या किए कि व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y हम लोग 0 रखे तो x क्या आ गया, तो x इज इक्वल टू 10 - 3, y के जगह पे 0 आ गया और डिवाइडेड बाई 2 हो गया, तो x इज इक्वल टू ये 3 × 0 तो पूरा 0 हो गया, तो सिर्फ 10/2 बचा, तो x कितना निकल गया 5, क्योंकि 2 के टेबल में 10 कितने बार में आता है, 5 बार में आता है। तो जब y हम लोग 0 लिए तो x क्या आ गया
5 आ गया, ठीक है ना, x क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं कि व्हेन y इज इक्वल टू, अब बताइए y का क्या वैल्यू रखे कि वापस से हम लोग का ना फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। अब ऐसे करके हम लोग को देखना पड़ेगा, तो थोड़ा आप लोग को कैलकुलेशन मन में करने का थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, ठीक है, ताकि आपको टाइम समय मतलब टाइम कम लगे। जैसे यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो 3 1 जा 3, 10 में से 3 गया तो 7 बचेगा, फ्रैक्शन में आएगा, है ना। अगर 2 लेते हैं तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो व्हेन y इज इक्वल टू 2, जब y हम लोग 2 लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू, यहां देखिए 3 2 जा 6, 10 में से 6 गया, क्या आया 4 बाई 2, समझ में आया। 3 2 जा 6 आया, 10 में से 6 गया, 4 बचा, और 4 बाई 2 मतलब 2 आ गया। तो यहां पे x का वैल्यू क्या निकल गया 2, क्योंकि 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है 2 बार में आता है, ठीक है ना। तो x क्या निकल गया 2 निकल गया। तो y जब हमने 2 लिया तो x भी हम लोग का 2 आ गया, ठीक है ना। क्लियर है सभी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बताइए व्हेन y इज इक्वल टू, अब y का वैल्यू हम लोग क्या रखें, चलिए 2 रख लिए, -2 रख के देखे। चलिए -2 रखेंगे तो फिर प्लस में आ जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम 4 रखते हैं, अगर हम 4 रख दें इसके पास, तो 4 यहाँ पे देखते हैं, 4 3 जा 12, 10 में से 12 जाएगा, हाँ, तो ये एक छोटा वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। तो व्हेन y इज इक्वल टू 4, जब y 4 आ गया तो x क्या हो गया, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। तो x इज इक्वल टू क्या निकल गया 10 माइनस 3 4 जा 12 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ आप लोग एक चीज़ ध्यान से गौर करो, 10 में से 12 कभी जाएगा नहीं जाएगा, तो 12 में से 10 गया 2 आ गया। अब यहाँ पे जो नंबर बड़ा होता है ना, हमेशा हम लोग उसका साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे 12 बड़ा है ना, तो 12 के आगे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और डिवाइडेड बाई 2। अब 2 के टेबल में 2 कितने बार में आया 1 बार में, अब वहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से था, तो x क्या निकल गया -1 निकल गया। मतलब जब y हम लोगों ने 4 लिया तो x क्या निकल गया -1 निकल गया, ठीक है ना। सभी को ये बात क्लियर है। चलिए बच्चों, यहाँ तक समझ में आप सभी को, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, पहले फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल लिया x और y का, और दूसरे इक्वेशन पे यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इस दोनों सॉल्यूशन को इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। चलिए प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला इक्वेशन में क्या है, जब y 0 है तो x 5 है, ठीक है ना। जब यहाँ देखिएगा, पहले बात आप समझ लीजिए कि ये वाला जो लाइन होता है, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं x एक्सिस, और जो ऊपर वाला जो लाइन होता है इनको हम लोग बोलते हैं y एक्सिस। पहले आप ये बात जान लो, ठीक है। और इस तरफ y x एक्सिस के x डैश होता है। x डैश इसलिए होता है क्योंकि जो इस तरफ होता है ना वो सारे नेगेटिव वैल्यूज होते हैं, और ये नीचे वाले क्या होते हैं हम लोग के y डैश होते हैं, क्योंकि ये नीचे क्या होते हैं भी नेगेटिव वैल्यू होते हैं, लेकिन y के होते हैं, ठीक है ना, y एक्सिस के होते हैं। चलिए अब हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम लोग प्लॉटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब क्या है कि हाँ क्या था, x था 0, तो x मतलब y था 0, y 0 हो गया, और x क्या आया 5, मतलब यहाँ पे, ठीक है ना, समझ में आया। जब y 0 है तो x 5 है, ठीक है। अब जब y -1 है तो x 3 है। जब y -1 है तो ये y एक्सिस है ना, तो y जब -1 है तो x क्या है x 3 है, मतलब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। अब क्या है कि जब y -2 है, ठीक है, जब y -2 है तो x 1 है, तो जब y, ये y है ना, ये y -2 है, तो यहाँ पे क्या है x मेरा क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो कि ये 3 पॉइंट मिला, और ये 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। और एक बात याद रखिएगा कि हमेशा एक इक्वेशन वो स्ट्रेट लाइन ही बनाएगा। अगर आप लोग का स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, इसका मतलब है आप लोगों ने गलत सॉल्व किया है, ठीक है ना।
आप लोगों ने क्या किया है, गलत सॉल्व किया है। तो अब अगर हम ये तीनों स्ट्रेट लाइन को मिलाएंगे तो ये कुछ इस तरह का लाइन बनेगा, है ना। अगर हम लोग तीनों एक स्ट्रेट लाइन को बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह का लाइन मिलेगा हम लोग को, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है ना। चलिए, तो पहला इक्वेशन का ये ग्राफ प्लॉट हो गया, जो कि इक्वेशन था पहला। क्या था इक्वेशन पहला हम लोग का, कि क्या था, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ये था ना पहला इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा क्या बोला, आप लोग अगर ध्यान से देखो जो आप लोग लिखे हो, कि दूसरा में क्या प्लॉट करना है, कि अगर x 0 है, नहीं, अगर y 0 है तो x 5 है, मतलब यहीं पे आया वो पॉइंट, ठीक है। फिर क्या बोला है कि अगर x 2 है तो y भी 2 है, जब x 2 है तो y भी 2 है, मतलब यहां पे, है ना, x 2 है और y भी 2 है, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है कि अगर x माइनस 1 है तो y 4 है, मतलब x माइनस 1 है तो y 4 है। तो यहां भी देखिए आपको एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनते हुए दिखा, ठीक है ना। तो वापस से जब हम इसको मिलाएंगे तो आपको क्या दिखा, कि एक स्ट्रेट लाइन का आप लोगों को एक ग्राफ बनते हुए दिखा। आप लोग ध्यान से देख लो, ठीक है ना। तो अब यहां पे आप लोग ध्यान से देखो कि ये दो लाइन क्या कर रहा है, आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है ना। ये दो लाइन आपस में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो अब यहां पे देखो कि ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहा है, तो इस पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा है, ध्यान से देखो, ये पॉइंट कौन सा है, तो ये x 5 है और y क्या है, 0 है। ये पॉइंट कौन सा है, x 5 है और y क्या है, 0 है। तो इसलिए इस सिस्टम के, इस इक्वेशन जो हम लोग सॉल्व किए, उसका ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन क्या हो गया, x मेरा 5 निकल गया और y मेरा 0 निकल गया। ये है हम लोग का फाइनल आंसर। और हम लोग को x और y निकालने ही बोला था ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने x और y निकाल लिया है। x है 5 और y है 0। सभी को समझ में आया कैसे प्लॉट हुआ, ठीक है। अब अगर यही क्वेश्चन रहता और पूछ देता कि बताइए ये जो भी सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे x और y का वैल्यू मात्र एक ही निकला ना, एक ही निकला ना, मतलब सॉल्यूशन कुछ तो निकला। तो इसलिए ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया, कंसिस्टेंट पेयर हो गया, ठीक है। अगर पूछता कि बताओ ये कौन सा सॉल्यूशन निकला, नो सॉल्यूशन निकला, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन निकला, या यूनिक सॉल्यूशन निकला, तो देखो मात्र एक ही सॉल्यूशन निकला ना, तो ये क्या निकला, यूनिक सॉल्यूशन निकला, है ना। क्या निकला, यूनिक सॉल्यूशन निकला। क्लियर है, देख लो आप लोग ध्यान से। तो ये था पहले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो फिर आप लोग के लिए कुछ होमवर्क है, ठीक है, ये कुछ होमवर्क है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है और बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट कब होगा, जब एक ना एक सॉल्यूशन निकल जाए, ठीक है। एक से ज्यादा निकले तो भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर एक निकले, कम से कम एक निकले, तो ये कंसिस्टेंट होगा, और अगर एक भी ना निकले तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो जब इनकंसिस्टेंट होगा तो फिर सीधा सा बात है, सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। तो अगर कंसिस्टेंट है तो आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, ठीक है ना। चलिए, ये आप लोग का आज का होमवर्क है, आप लोग बना के कमेंट बॉक्स पे टाइप करके रखना। तब हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसी चैप्टर के, जहाँ पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे और कुछ और टॉपिक्स लेके आएंगे जो कि आप लोग को पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपके बुक में एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा जो भी आप बुक पढ़ रहे हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो ही आप लोग अच्छा मार्क्स गेन करोगे, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।